प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग अब उस आधुनिक भारत की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे कि किस तरह से अंग्रेज जो है सो भारत में प्रवेश कर जाता है और किस प्रकार से वो जहांगीर के दरबार में जा कर के फिर वहाँ से उसको इजाज़त मिल जाता है यहाँ फैक्ट्री खोलने का, और सूरत में वो अपना पहला फैक्ट्री भी खोल लेता है 1608 ईस्वी में। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे कि अब आगे वो क्या होता है, क्योंकि वो सिर्फ जब वो देख लिया, भारत आया और उसको इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ से हम अच्छा व्यापार कर सकते हैं, तो सिर्फ वो एक फैक्ट्री खोलने से ही शांत होने वाला नहीं था, क्योंकि उसको और भी लालच था कि और कितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ व्यापार कर सके। और क्योंकि उसके पास तो ताकत भी था, एक तो व्यापार करने का उसको पूरा एक अधिकार मिल चुका था। पहले बताए थे महारानी एलिजाबेथ के द्वारा उसको 1600 ईस्वी में ही अधिकार दे दिया गया था कि भारत यूरोप के साथ जो सिर्फ देश व्यापार करता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको अधिकार मिल चुका था। अब वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता था यहाँ पर। फिर उस क्या करता है 1615 ईस्वी में फिर मुग़ल दरबार में सर टॉमस रॉ को भेजता है, और ये भेजता है वहाँ पे फिर से इस बात का वो इजाज़त लेता है मुग़ल दरबार में जा कर के कि जितना भी मुग़ल साम्राज्य में क्षेत्र फैला हुआ है वो सभी जगह पर फैक्ट्री खोलना चाहता है। आपको चाहे तो कुछ पॉइंट्स हम लिख देते हैं, वो चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं, और ज़्यादा जितना आपको सुनने में जितना अच्छा रहेगा उसको समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1615 में फिर जाता है वो मुग़ल दरबार में, और 1615 में मुग़ल दरबार में जाता है, किसको भेजता है? टॉमस रॉ को भेजता है। और टॉमस रॉ जो जाता है वहाँ पर, तो वो क्या करता, वो चाहता है कि जितना भी मुग़ल का जितना क्षेत्र है पूरे साम्राज्य में उसका जहाँ जहाँ फैला हुआ है वो सभी क्षेत्र पर वो कंपनी फैक्ट्री खोलना चाहती है। जितना उसका सभी क्षेत्र है मुग़ल का उस पर फैक्ट्री खोलना चाहती है, और फाइनली वो उसका इजाज़त लेने में मुग़ल से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मुग़ल भी तो यही सोच रहा है ना, मुग़ल बादशाह भी तो यही चाह रहा है ना, क्योंकि ये फैक्ट्री खोलेगा और फैक्ट्री खोलेगा तो यहाँ पे व्यापार करेगा तो उसको भी तो उससे फ़ायदा होगा, उसको भी तो उसके बदले में कर देगा। तैयार वो वैसे ही थोड़ी हो जा रहा था, उसके बदले में उसको वो नजराना देता, कर देता, तो वो भी तैयार रहता। उसको क्या पता था कि वो जिसको व्यापार करने के लिए दे रहा है वो भारत का एक दिन बर्बादी बन के उसके सामने आएगा, वो तो उसको भी नहीं पता था, तो इसलिए आराम से दे दिया। लेकिन क्या लगता है फिर वो जाता है और सभी मुग़ल क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र है वो धीरे धीरे फिर वहाँ पर फैक्ट्री खोलने का शुरुआत कर देता है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो फिर इतना से ही रह जाएगा? क्योंकि वो व्यापार के साथ साथ राजनीतिक दबाव भी बनाना चाहता है, राजनीतिक यहाँ पे अपना राजनीतिक मजबूती भी बनाना चाहता था भारत में वह, और तभी वो सफल होगा जब वो राजनीतिक यहाँ पर दबाव बनाएगा, राजनीतिक स्थिति वो अपना यहाँ पर सुदृढ़ करता है, तभी वो और मजबूत होते हुए हमको आगे दिखेगा। अभी तो सिर्फ वो यहाँ पर फैक्ट्री खोलने का काम उसका शुरू हुआ है। उसके बाद फिर एक घटना और भी इस बीच में क्या करता है कि 1622 ईस्वी में, उतना ही फिर भी बता देते हैं, 1622 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह है वो पुर्तगालीज राजकुमारी के साथ होता है, और पुर्तगालीज लोग क्या करते हैं, चार्ल्स द्वितीय को बम्बई जो है, बम्बई द्वीप, वो इसको दहेज में दे देते हैं। क्योंकि चार्ल्स द्वितीय विवाह कर लेता है पुर्तगीज़ के राजकुमारी से, तो उसको बम्बई का द्वीप आसानी से मिल गया, तो अब ये बम्बई द्वीप भी अंग्रेज के हाथ में आ गया, तो एक ये भी उसको इसका फ़ायदा हो जाता है 1622 ईस्वी में। फिर क्योंकि अब बम्बई वो क्षेत्र भी उसके अधिकार में आ गया, तो फिर वो वहाँ पर भी अब अपना वहाँ पर भी वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा। उसके बाद फिर अब क्या होता है, पुर्तगालीज के पास सिर्फ गोवा और दमन और दीव का ही क्षेत्र रह जाता है भारत में। धीरे धीरे उसके हाथ से क्षेत्र निकलता ही चला जाता है, जो भी क्षेत्र था कोचीन वगैरह वो सभी निकल जाता है, सिर्फ गोवा और दमन दीव में ही जो पुर्तगीज़ है वो भारत में सिमट करके रह जाते हैं। तो अब ये सारी, और मुग़ल साम्राज्य से, मुग़ल दरबार से ऑलरेडी उसको ये परमिशन मिल चुका है अंग्रेज को कि वो सभी जगह चाहे तो अपना फैक्ट्रियाँ खोल सकता है। अब इसी बीच में क्या होता है कि इंडोनेशिया में हम पढ़े थे कि पीछे क्लास में कि इंडोनेशिया में जो है वो डच का वहाँ पे शासन रहता है। तो इंडोनेशिया में जब डच है तो ऐसा थोड़ी कि अंग्रेज वहाँ नहीं जाना चाहेगा, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ वो भारत में ही कोई अपना कॉलोनी थोड़ी बनाया। तो आप जानते ही हैं या नहीं जानते तो फिर जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो उसमें देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ जाके अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश किया। तो इंडोनेशिया में भी वो जाता है, और इंडोनेशिया में पहले से डच वहाँ है। हम लोग पहले ही देखे थे कि डच को इंडोनेशिया ज़्यादा पसंद था भारत के कंपेरिजन में, क्योंकि वहाँ उसको मसालों से ज़्यादा
मुनाफा हो रहा था, तो वो वहाँ पर ही खुश था। यहाँ पर भी डच खोला था लेकिन फिर वो सिमट गया। अभी अब देखें क्या होगा कि तो अंग्रेज जो है फिर वो इंडोनेशिया में जाता है, तो वहाँ पे पहले से ही डच है, तो दोनों में पहले से ही अनबन हो जाता है, अनबन शुरू होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। और ये युद्ध लगभग 1654 से लेकर के 1667 तक चलता है। और अंत में फिर यही होता है कि दोनों में फिर एक समझौता होता है, और समझौता ये होता है कि इंडोनेशिया में अंग्रेज जो है वो डच ये समझौता करता है अंग्रेज के द्वारा कि डच में ये इंडोनेशिया में जो है वो अंग्रेज अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं करेगा, वो वहाँ पर व्यापार नहीं करेगा। और डच भी उसके बदले में ये समझौता करता है अंग्रेज से कि वह भारत में अंग्रेज का जो बस्ती होगा, जो उसको वो इस्टेब्लिश कर रहा है या जहाँ पर वो उसको अपने क्षेत्र में ले रहा है, उसको वो नहीं छुएगा। तो ये दोनों आपस में समझौता करते हैं। ये ना इंडोनेशिया में हस्तक्षेप करेगा, जो उसका है सो उसी का रहेगा, और जो भारत में अंग्रेज का है वो इसी का रहेगा। तो एक तरीके से आप देखिए तो ये डच जो इसका प्रतिद्वंदी था ये इससे भी सुरक्षित हो जाता है। धीरे धीरे ये इसका अंग्रेज का जितना भी प्रतिद्वंदी उभरता है वो सब से वो धीरे धीरे सुरक्षित होते जाता है। और अब डच से भी इसका ये हो गया। पुर्तगीज से हम देख ही लिए कि उसके राजकुमारी से इसका विवाह हुआ, तो बॉम्बे द्वीप भी इसको मिल गया। अब डच से भी यह एक समझौता कर लिया। अब आगे आप देखिएगा कि जब आगे फ्रांसीसी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक की युद्ध होता है, जब दक्षिण में टकराव होगा फ्रांसीसी से, तो फिर ये कैसे फ्रांसीसी से भी निपट लेता है और कैसे एकदम अकेले एकदम पूरा शक्तिशाली बन करके भारत में कैसे उभरता है। क्योंकि भारत में सबको पहुंचने से इसको रोकना भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर सभी पहुंच जाएगा तो सबका व्यापारी केंद्र, सभी का फैक्ट्री खुल जाएगा और फिर सभी व्यापार करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसको अपना एकाधिकार यहाँ पर बना कर रखना था, इसलिए सभी को रास्ते से हटाना भी इसके लिए उतना ही ज़रूरत था। और देखिए भले ही अंग्रेज ज़मीन पर अभी उतना मजबूत नहीं हुए थे अभी तक का जितना हम सिचुएशन देख रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन वो समुद्री क्षेत्र में, वो समुद्री तटीय इलाके में बहुत मजबूत है। वो वहीं से सबको खदेड़ना अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए अब वो हम देखें कि भारत में कैसे अपना अकेले आधिपत्य स्थापित कर लेता है। फिर धीरे धीरे वो सारी जगह फैक्ट्री खोल लेता है। 1623 आते आते सूरत जितना भी क्षेत्र था वो सभी जगह उसका फैक्ट्री खुल जाता है। यही कारण है कि मुंबई गुजरात में बहुत सारे जो बड़े बड़े भारतीय भी जो व्यापारी हैं उनका आकर्षण केंद्र वहाँ पर होता है, और फिर वो लोग वहाँ पर जा कर के ही व्यापार करना चाहते हैं। यही कारण है जो हमारे देश में ये कुछ खास इलाका जो है वो क्यों इतना डेवलप्ड है और क्यों वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का फैक्ट्री है, क्योंकि भारत में भी जो अच्छे व्यापारी थे वो सभी, या बैंकर्स थे, वो सभी धीरे धीरे उस तरफ शहर की तरफ बढ़ने लगते। क्योंकि धीरे धीरे जो छोटा नगर था वो धीरे धीरे महानगर में, शहर में जो छोटा बस्ती था वो धीरे धीरे शहर में अंग्रेज के कारण ही धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और जहाँ से किसी को भी फायदा वो वहीं जा कर के अपना बिजनेस करना चाहेगा, तो भारतीय व्यापारी का भी केंद्र धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे सभी जगह उड़ीसा वगैरह में भी ये अपना फैक्ट्री खोलने लगते हैं। और उसके बाद अंग्रेज बंगाल की तरफ, तो क्योंकि बंगाल आप देखेंगे कि इस पूरे अंग्रेज के साम्राज्य विस्तार में बंगाल उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र रहता है। 1651 ईस्वी में वो हुगली नगर के आसपास जाकर के फैक्ट्री का स्थापना करता है। और आप देखेंगे कि उसी बीच में और पहले एक पॉइंट यहाँ बता दें, देखिए हम पहले ही बोले थे पिछले क्लास में भी कि दक्षिण जो राज्य है ना, वहाँ पर अंग्रेज को अपना साम्राज्य विस्तार करने में ज़्यादा ही उसको आसानी होता है, अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में, अपना किलाबंदी करने में उसको ज़्यादा ही होता है। क्योंकि दक्षिण में मुगल सत्ता कमज़ोर है, मुगल वहाँ है नहीं दक्षिण में। और दक्षिण में जो सबसे स्ट्रॉन्ग साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, वो ऑलरेडी 1565 में नष्ट हो चुका है। और विजयनगर साम्राज्य जब नष्ट हुआ है तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ है जो उतना शक्तिशाली नहीं है। उसको आसान है अंग्रेज को कि उस सारे राज्यों को वो कर दे या फिर किसी तरह जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसको किसी भी तरह बहलाना फुसला, लालच दे करके, नजराना दे करके उसको अपना बात मनवाना ज़्यादा आसान है वहाँ पर। तो वो ये सब करने में सफल भी रहता है, क्योंकि वो दिमाग से भी उतना ही चालाक और चतुर दोनों है, सोच से भी। तो वो वहाँ पर वो, क्योंकि हम पहले बोले कि देखिए, क्योंकि किसी भी स्थानीय जो राजा है दक्षिण भारत में या पूरे भारत की उस समय हम देखेंगे तो किसी में भी राष्ट्रीय का भावना नहीं है। वो एक राजा को दूसरे राजा से सुरक्षा का डर है कि वो उस पर चढ़ाई कर देगा, तो
उसके ए के पास जा रहा है तो वो बी से संरक्षण की बात करता है कि हम उसका आपको बी से बचाएंगे, और बी के पास जा रहा है तो ए से कहता है कि हम आपको ए से बचाएंगे। तो वही तो था कि सब फूट डालो और राज करो का नीति। तो वो एक दूसरे के प्रति सबको अगेंस्ट करना और फिर खुद उसका गुट का हेड बन करके, मुखिया बन करके उभरता है और सभी जगह अपना जो है वो पावर स्ट्रांग करता है। राजनीतिक पावर भी इसे देखेंगे कि धीरे धीरे व्यापारिक के साथ साथ किस तरीके से वो अपना राजनीतिक पावर भी धीरे धीरे स्ट्रांग करने लगता है। तो दक्षिण भारत में ये कारण है उसको मुख्यतः, और हम जब आगे क्लास में देखेंगे कैसे कर्नाटक, हैदराबाद में, मैसूर में जब टीपू सुल्तान से होगा ये लड़ाई होगा, कैसे कैसे वो धीरे धीरे इन सारे क्षेत्रों को जीतता है। जो स्ट्रांग भी है जहाँ जहाँ, वो सबको भी वो कैसे कैसे अपने पावर में ले लेता है, हम लोग इसको भी देखेंगे। उसके बाद इस 1686 में क्या होता है, देखिए अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट हम जो बता रहे हैं वो हम लिखाते भी चले जाए तो हम लिखाते भी चले जाएंगे, लेकिन लिखने के लिए आप खुद से भी नोट्स लिख सकते हैं, किताब पढ़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन चीज़ों को एक बार समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जब एक बार किसी भी चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं तो फिर वो चीज़ हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। फिर उसके दक्षिण भारत, अगर हाँ एक क्वेश्चन अगर आपसे कहीं पूछ दे कि दक्षिण भारत में वह पहला कौन सा राज्य था जहाँ पे अंग्रेज अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है, तो वो पहला राज्य मछलीपट्टनम है जहाँ पर वो दक्षिण भारत में अपना फैक्ट्री लगाता है। उसके बाद एक होता है 1686 में क्या होता है कि अंग्रेज जो है, क्योंकि हम पहले बोले कि बंगाल में भी वो हुगली नगर के नगर में एक फैक्ट्री वहाँ पे भी खोलता है। तो 1686 में क्या होता है, वो पूरे से हुगली नगर को तहस नहस कर देता है। और इस तरह तहस नहस कर देता है कि जब औरंगजेब को ये बात पता चलती है कि वो इस तरीके से वहाँ पे, क्योंकि बंगाल में भी हम जानते हैं बंगाल, बिहार, ये सभी क्षेत्र में मुगल का क्षेत्र है ये सब, तो कि और मुगल से वो तो पहले ही ले चुका है इस्टेब्लिश करने के लिए सारे साम्राज्य में पहले ही बता चुके थे। तो वो वहाँ पर हुगली नगर में वो उसको बुरी तरीके से वहाँ तहस नहस करता है। जो औरंगजेब को जब पता चलता है तो दोनों में फिर युद्ध का ठन जाता है। और तभी ये क्योंकि ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अंग्रेज ये सोच रहा है, क्योंकि हम पहले ही बोले कि वो अपना राजनीतिक सत्ता जो है ना वो स्ट्रांग करना चाहता है, और उसको लगता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो फिर वो केंद्रीय जो सत्ता है, जो मुगल का केंद्रीय सत्ता है, वो उसको कमज़ोर कर देगा। लेकिन औरंगजेब के टाइम तक मुगल कमज़ोर नहीं था। आफ्टर औरंगजेब जो है सो मुगल कमज़ोर होना शुरू हुआ। तो उसको शायद मुगल की शक्ति का उतना अंदाज़ा नहीं था, औरंगजेब की शक्ति का उतना अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसको लगा कि वो कुछ कर देगा तो फिर शायद केंद्रीय सत्ता जो है वो कमज़ोर हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब औरंगजेब को पता चलता है तो फिर पूरी तरीके से वो औरंगजेब के सामने टिक नहीं पाता है, उसकी अंग्रेज की पूरी तरीके से सोचे तो फिर उस समय में एक हार हो जाती है। लेकिन हार होने से ही क्या होता है, हार थोड़ी, अगर उसी समय हार हो गया और हमेशा के लिए हार हो जाता और वो वापस चला जाता तो हम समझते कि हाँ कुछ हुआ। लेकिन आपको पता ही है कि वो है लालच, और लालची आदमी को चाहे कुछ भी हो जाए ना, पर उसका लालच कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप लोग ऐसे आदमी को अपने आसपास भी देखे होंगे जो कैसा लालच होता है लेकिन फिर सर उठा करके वापस चले आता है। फिर वैसा ही होता है कि वो फिर ठीक है, वो वहाँ से हुगली नगर से साइड चला जाता है, द्वीप में जा कर के फिर वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर के साइड हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये क्या करता है कि औरंगजेब, क्योंकि ये जितना भी फैक्ट्री खोला है सभी जगह, हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य से, मुग़ल बादशाह से ये परमिशन लेने के बाद ही कहीं भी किसी भी जगह पे जाके फैक्ट्री खोला है। पहले बोले कि सारे बोला कि मुग़ल क्षेत्र जितना भी वो सभी जगह फैक्ट्रियाँ खोलना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। तो इसको मुग़ल के द्वारा जब इजाज़त दे दिया गया है, अनुमति देने के बाद ही ये किया। तो फिर जब ये कांड हो जाता है हुगली वाला, तो फिर औरंगजेब इससे सारी जगह जितना भी इसको दिया था व्यापार करने के लिए वो मना कर देता है, फैक्ट्री खोलने के लिए, वो सब में ताला बंद हो जाता है। लेकिन क्या ताला बंद होने से ये मानने वाला तो था नहीं। फिर ये दोबारा सर उठा करके औरंगजेब के दरबार में जाता है, फिर उससे माफ़ी मांगता है, और फिर उसके माफ़ी मांगता है, फिर कहता है कि हमको फिर से व्यापार करने के लिए दिया जाए। फिर और औरंगजेब को भी लगता है कि चलो इसको एक बार हरा तो दिए हैं, अब फिर कुछ ऐसा थोड़ी करेगा तो फिर से देख लेंगे। ये जो भी लगा हो उसको ऐसा ही कुछ लगा होगा कि हरा दिए हैं एक बार में, अब ये फिर से क्या दोबारा थोड़ी कुछ ऐसा करेगा। फिर और बदले में ये औरंगजेब को 1.5 लाख रुपया तभी नकद राशि देता है
ये जमा करता है वहाँ पर, और उसके बाद फिर से इसको दोबारा इसको इजाज़त मिल जाता है और फिर ये अपना व्यापार फिर से शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इसका किस तरह से फिर से इसका बाजी पलट गया, फिर से इसको व्यापार करने के लिए मिल गया और फिर व्यापारिक छूट मिल गया अपना, फिर ये व्यापार करने लगा और फिर धीरे धीरे ये राजनीतिक क्षेत्र में भी हम पहले ही बोले कि इसका धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ते जाता है, क्योंकि व्यापारिक के साथ साथ इसका मेन था कि राजनीतिक में भी इसका दबदबा बने, क्योंकि तभी ये जो करना चाह रहा था ये कर पाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ भी फैक्ट्री बनाता है छोटा छोटा किला बनाता है वहाँ पर भी, और फिर ये धीरे धीरे इस प्रकार से भारत में आगे बढ़ता है। उसके बाद अब आगे है कि कैसे आप देख लिए कि डच को भी निपटा लिया, पुर्तगीज़ को भी निपटा लिया, अब ये खुद अकेला भारत में चौधरी बनते हुए उभर रहा है। अब इसके बाद फ्रांसीसी से जब इसका कैसे आगे टकराव होगा, क्योंकि फ्रांसीसी भी इसका एक बहुत ही अहम प्रतिद्वंदी बन के उभरता है भारत में, और फिर ये उसको भी निपटता है। हम अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे ये फ्रांसीसियों के साथ निपटता है और निपटते हुए आगे बढ़ता है और फिर भारत में। तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से सारा शासन व्यवस्था इसका शुरू हो जाता है, हमारे धन का दोहन होने लगता है, किस तरीके से यहाँ से माल को, यहाँ तक कि भारतीय व्यापारी पर भी कर लगाने लगता है। ये सारा चीज़ आप आगे देखेंगे और फिर आगे का क्लास कंटिन्यू होगा। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ तक देख लिए कि वो किस तरीके से भारत में, हम इसलिए बोले थे कि हम पहले देख लेंगे कि यूरोपियन का आगमन भारत में कैसे हुआ है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 16 सेंचुरी के बाद से वो आए हैं और फिर उसके बाद से क्या क्या हो रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे, अब जब हम पहले नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि कैसे ये फ्रांसीसी के साथ इसका युद्ध होता है, और उसके बाद हम वहीं से शुरू करेंगे एक टॉपिक कि 18वीं सदी में भारत में कैसे किन राज्यों का उदय हुआ था। क्योंकि मुगल के आफ्टर जब मुगल डिक्लाइन होता है और या मुगल सत्ता जब कमज़ोर हो जाती है, तब जो राज्यों का उदय होता है तब आप उसमें देख पाएंगे कि क्योंकि जो राज्य उदय होगा वहाँ पे कैसे फिर अंग्रेज अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद से हम आप फिर आगे क्लास जैसे से बढ़ता जाएगा, आपको पता चलते जाएगा कि आगे कौन कौन सा क्लास होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं तब तक फिर से नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप अब तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी ये वीडियो आएगा आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और शेयर इसलिए कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को जिसको कुछ दिक्कत हो रहा होगा कॉन्सेप्ट में समझने में, ऐसा बहुत छोटा छोटा सब पॉइंट होता है जो कभी कभी समझ में नहीं आता, वो सभी क्लियर हो जाएगा, इससे दूसरे को भी मदद मिलेगा। तो इसको ज़रूर प्लीज़ शेयर करिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।